बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शायरी भरे अंदाज में पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा। सरल और सौम्य व्यक्तित्व वाले शिवराज का ये राजनीतिक कौशल ही है कि मात्र 15 महीने के अंतराल में उन्होंने चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में वापसी की। एक बार फिर वे कॉन्फिडेंट दिखते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने यह बयान एक दिन पहले कांग्रेस विधायकों की बैठक में पूर्व सीएम कमलनाथ के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगली बैठक राजभवन में होगी। रहा है कि अगली विधायक दल की बैठक जब हम लोग राजभवन जाएंगे तब होगी, लेकिन विधायकों का कॉन्फिडेंस है। और आज जिस तरह के उनका ये कहना था कि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, भाई वो 3-3 एजेंसी सर्वे करा रहे हैं, क्या होगा? तो कोई भी जगह ऐसी नहीं आ रही है इन सर्वे में कि जो 5% से कम की बढ़त नहीं हो, जबकि कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं आज। राजभवन में शपथ लेंगे। जब राजभवन में शपथ ली थी तब सरकार नहीं बचा पाए, अब कहाँ से ले लेंगे? पहले राजभवन में ही तो ली थी ना शपथ, तो किसने रोका था कि अपनी पार्टी को न संभालो? अब न संभाल पाए तो फिर दूसरों पे दोष क्यों दे रहे हो? कांग्रेस मुखिया कमलनाथ को कॉन्फिडेंस अपने सर्वे और विधायकों से मिले फीडबैक पर है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कॉन्फिडेंस देती है उनकी टीम और बीजेपी संगठन, जिनमें संकट मोचक कहे जाने वाले नरोत्तम मिश्रा के साथ अब एक और नाम जुड़ गया है, कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया। देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऊर्जा और अनुभव दोनों के समुच्चय के साथ चलती है, इसलिए युवाओं को भी मौका मिलेगा और जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं उनको भी मौका मिलेगा। उपचुनाव से पहले दोनों खेमे एक दूसरे पर रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटे हैं। इसको लेकर कांग्रेस जहां सर्वे जैसे हथियार का इस्तेमाल कर रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस विधायकों के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में कौन किस पर भारी होगा और कौन मैदान मारेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है जिताएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ज़िंदगी की सबसे अहम कड़ी है और ये कॉन्फिडेंस ही है जब लगातार असफलताओं के बावजूद आप संघर्ष करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा। और जिसके भीतर कॉन्फिडेंस है वो कामयाब ज़रूर होता है। कमलनाथ जी जो पीसीसी चीफ हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बड़ा आत्मविश्वासी, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि आत्मविश्वास की सीमाओं से और आगे बढ़ते हुए, मैं अति आत्मविश्वास तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आत्मविश्वास की एक परम सीमा को छूता हुआ उनका वक्तव्य सामने आया कि अब हम अगली बैठक तब करेंगे जब राजभवन की तरफ बढ़ेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब पूछा गया तो उनका जवाब था कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। एक कॉन्फिडेंस का चरम छूने की तरफ बढ़ने की कोशिश और दूसरी तरफ एक बड़ा संतुलित और संयमित जवाब कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहलाते रहिए, हम आपको ऐसा मौका नहीं देंगे। अब ये दोनों ही पार्टियां जो दावे कर रही हैं, इसमें कामयाबी किसके हाथ लगेगी ये तो नतीजे बताएंगे। और चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग इस बीच ये संकेत दे चुका है कि सितंबर के अंत तक चुनाव हो सकते हैं। तो अब ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं है, 2 महीने या 3 महीने का इंतज़ार आप कह सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस और रणनीति और मैदानी तैयारी, इन पर टिका चुनाव क्या नतीजे दिखाएगा, इस पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं गुप्ता जी आपका। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। चैतन्य भट्ट साहब, पहली टिप्पणी आपकी, दोनों दिग्गज नेताओं की टिप्पणियाँ आपने सुनी। एक कुछ आत्मविश्वास के शिखर की तरफ बढ़ती टिप्पणी है कि राजभवन जब जाएंगे तब अगली बैठक होगी, और चौहान साहब का वही गुदगुदाने वाला और कुछ कटीला चुटीला अंदाज है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। किस तरह से आप इसको देखते हैं? चलिए पहले मैं टिप्पणी ले लेता हूं इस पर प्रियव्रत सिंह जी की। संजीदा राजनेता हैं, संयमित बोलना उनको भी प्रिय है। क्या कहेंगे, क्या कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है प्रियव्रत जी पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी में? क्या कहेंगे आप? जी प्रियव्रत जी। सर, ये एक पॉजिटिविटी है कमलनाथ जी की, और कमलनाथ जी इसको एक सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। जिस प्रकार से 15 महीने हमारी सरकार ने काम किया, व्यवस्थित काम किया,
और जो लक्ष्य थे वो स्पष्ट थे और उन लक्ष्यों को अर्जित करने की तरफ काम किया। अब भारतीय जनता पार्टी अभी ये कह रही है कि भाई दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मैं तो शिवराज सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि जो आपने हवा महल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी को, जिसके खिड़की दरवाजे सब खोल रखे हैं, कोई इस खिड़की से आ रहा है, कोई उस खिड़की से आ रहा है, जाने वालों की संख्या भी हो सकता है उतनी ही बन जाए। उमाशंकर गुप्ता जी अगर मुझे सुन पा रहे हों तो मैं उनकी तरफ चलूँगा, और अगर बीच में वो थोड़ा नहीं सुन पाए हों तो मैं बता देता हूँ। प्रियव्रत जी ने ये कहा है कि खिड़कियाँ जो आपने खुली रखी हैं उसमें देखिए जहाँ से आ रहे हैं इतनी खिड़कियाँ ना हो जाएं कि निकल भी जाएं। बहरहाल क्या कहेंगे आप उमाशंकर जी? जी अब इसको भी फिर मैं शिवराज जी का दोहरा दूं क्या? ख्याल अच्छा है गालिब दिल बहलाने के लिए। हमारी जो खिड़कियां है वो आने के लिए है, और अभी कितने ले गए आप वापस? देखिए, कांग्रेस को धरातल पर आना चाहिए, वास्तविकता सोचना चाहिए। और कमलनाथ जी ने सही कहा है कि अब अगर इस लायक बचेंगे कि राजभवन जाएं तो ही मिलेंगे, नहीं तो बाय बाय टाटा मैं दिल्ली जाऊंगा। तो कमलनाथ जी ने अपने हिसाब से ठीक कहा है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में जो धरातल पर स्थिति है, कांग्रेस के हमारे साथी अभी भी हवा में उड़ रहे हैं। ये अपने साथियों को संभाल नहीं पाए, उनको संतुष्ट नहीं कर पाए। अगर 6 मंत्रियों को आपके यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा मुख्यमंत्री जी, और उनने जो कहा है कि आप उनसे मिलने तक का टाइम नहीं देते थे, ये एक सोचनीय विषय। इस पर सोचना चाहिए कि स्थिति क्यों बनी। अनेक मंत्री और विधायक जो कांग्रेस छोड़कर आए, वो मुझसे जब मेरी बात होती थी तो कहते थे कि साहब वो उनसे अगर मिलने जाओ तो घंटों बैठे रहो, फिर कहते थे 24 घंटे के 25 घंटे कहाँ से लाऊं। बाकी लोग जो दलाल हैं, एजेंट्स हैं, उनसे मिलने से उनकी फुर्सत ही नहीं रहती थी। इस परिस्थिति में आपने प्रदेश की सरकार को ले आए थे, प्रदेश को ले आए थे, बदहालत में ले आए थे, और इसलिए आपके साथी छोड़कर गए। सरकार बनने के बाद भी फिर 2 विधायक और आपको छोड़कर चले गए, और अभी आगे क्या होगा इसका भी कोई अंदाजा भी आपको नहीं है। आप अपने घर को संभालिए, जो बचा उसे ही संभालिए, और उपचुनाव में आइए, ताकत आजमाइश हो जाएगी कि जनता किसको चुनती है। जैसा आदरणीय शरद जी आपने कहा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अगर जैसा चुनाव आयोग के संकेत हैं कि सितंबर एंड तक चुनाव हो जाएंगे, तो 2 महीने तक जिसको जो ख्याल पकाना है पकाएं, पुलाव पकाना है पकाएं। लेकिन अब चुनाव में जनता के जो संकेत हैं बड़े स्पष्ट हैं, क्योंकि 15 महीने में कांग्रेस का जो दुशासन, अराजकता का वातावरण उस पीढ़ी ने देखा जिसने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी थी, लेकिन इसके पहले की कांग्रेस की सरकारों के हाल नहीं देखे थे। उन्होंने 1.25 साल में वो भी अनुभव कर लिया और अपनी गलती का एहसास हो गया है। और इसलिए इस 24-25 चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह मुखी खाना पड़ेगी, ये वास्तविकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, ये कोई बहस का ज्यादा मुद्दा भी नहीं, जनता में जोर आजमाइश होगी और परिणाम सामने आएंगे। प्रियव्रत जी बड़े आत्मविश्वास से भरे लग रहे हैं उमाशंकर जी, और विशेषज्ञ भी हैं, विशेषज्ञ टिप्पणी भी है। बेंगलुरु के पूरे मंजर को, वहाँ के तापमान को नीचे न जाने देने की पूरी जिम्मेदारी संभालने वाले जो रणनीतिकार हैं, उनमें उमाशंकर जी की बड़ी अहम भूमिका है। तो अनुभवजन्य टिप्पणी है, ऐसा हम कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे? क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, क्या आपकी ताकत है जिसकी वजह से आप ये उम्मीद करते हैं कि आप बीजेपी को एक बी फिटेड आंसर, एक बड़ा करारा जवाब देने की आप तैयारी का दावा कर सकते हैं? क्या होगी वो स्थिति? मतलब ज़मीन पर खड़े होकर हम बात करें, क्योंकि बीजेपी से लड़ना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट है। 2018 का रण भी हमारे सामने है। जी प्रियव्रत जी, सर। जी उमाशंकर जी शायद मेरी बात को समझ नहीं पाए। मेरा जो कहने का मतलब था कि हवा महल बना रखा है आपने अपने भारतीय जनता पार्टी को, सारे खिड़की दरवाजे खोल रखे हैं। वापस से मेरा मतलब है, कोई वापस हम कांग्रेस में उन लोगों को शामिल नहीं करने वाले हैं जो भगोड़े हैं हमारे यहाँ से, जो हमें धोखा देके गए हैं या जनता को धोखा देके गए हैं। सबसे बड़ी बात है, उनको वापस करने का काम मध्य प्रदेश की जनता करेगी 26 उपचुनावों में। और आने वाले समय में उमाशंकर जी, जो आप बोल रहे हैं अराजकता का माहौल, आज अराजकता का माहौल है। किस प्रकार से भूमाफिया आगे बढ़ रहा है, कदम पसार रहा है, किस प्रकार से कोरोना को आप कंट्रोल करने में आपकी सरकार और केंद्र की सरकार पूर्ण रूप से विफल रही है देश में। आज जो आपने दावे किए थे वो सारे विफल रहे हैं।
और किस प्रकार से आज बिजली की स्थिति है। आज बिजली घंटों जा रही है, पावर कट हो रहे हैं लगातार, लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं, सामूहिक रूप से गांवों को काटा जा रहा है, ट्रांसफार्मर काटे जा रहे हैं, और जिस प्रकार से गांवों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं, पूरे गांव को। ये तो पहली बार देखा मैंने कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने पूरे गांव को, हमारे राजगढ़ जिले में नोटिस पूरे के पूरे गांवों को जारी कर दिए हैं। तो ये वापसी हम उनको लाने की नहीं कह रहे हैं, या आपके लोगों को तोड़ के वापस लाने की नहीं कह रहे हैं, वापसी उनकी कराएंगे, आपके घर बिठाएंगे और आप उनको बड़ी हिफाजत से रखिएगा, क्योंकि जनता चुनने वाली नहीं है उन 26 लोगों को जो हमें छोड़ के गए हैं। और आजकल आपके यहाँ पे मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, कुछ विधायक, कुछ निगम अध्यक्ष मंडलों के पदों को सुशोभित कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ द्विवेदी जी के, उमाशंकर जी तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, ये तो बेंगलोर की जो गैंगस्टर स्क्वाड है उसके सदस्य रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने बेंगलोर गए थे उनके एक सदस्य उमाशंकर जी भी रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि इनको बहुत अनुभव है कि किस प्रकार से जनता की चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया जाता है। वो जो एक विशेष स्क्वाड हर प्रदेश में तैयार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की हत्या करने की, उसके सदस्य रहे हैं। मैं मानता हूं इनको बहुत अनुभव है, और ये इस अनुभव का इस्तेमाल लोकतंत्र को तोड़ने के लिए इन्होंने बखूबी बेंगलोर में किया है। पूरे देश को की जनता को ये देखने को मिला है। बात ये नहीं है कि आज कांग्रेस की सरकार यहाँ पे गिरी, या राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है, या कर्नाटक में जो घटनाक्रम हुआ है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी भारतवर्ष की जनता के ऊपर एक मानसिक दबाव बनाना चाहती है कि आप कुछ भी कर लें, किसी को भी चुन लें, हमसे असंतुष्ट हो जाएं, दूसरी दल को चुन लें, पर हम हमारी सूटकेस की ताकत से, हम हमारी केंद्र सरकार की ताकत से, हम हमारे धन बल से, बाहुबल से और सत्ता की जोर आजमाइश से उस सरकार को गिरा देंगे। इसलिए वो वाली कहावत याद आ रही है मुझे कि भैया वोट न दो तब भी हैं, विंध्य में चलती थी एक कहावत कि हम वो वोट न दो तो भी हम रहेंगे। तो वो वाली परिस्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है। लोकतंत्र की रक्षा करना और लोकतंत्र की हिफाजत करना हम लोगों का कर्तव्य है, और हम उसको पालन करेंगे, और देश की जनता भी हमारा साथ देगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जी, लेकिन वो जो बघेली में जो कहावत थी वो कुछ इस तरह थी कि दादा नहीं है दाऊ हैं, वोट न देवो ताऊ हैं। लेकिन वो आप ही के एक बड़े नेता माना जाता था कि उनको लेकर कही जाती थी, और जिनके बारे में कहा जाता था उनको प्रणाम करते हुए कि वो विंध्य के मुख्यमंत्री हैं, और ये दर्जा स्पेशल स्टेटस उनको मिला हुआ है। चलिए, लेकिन मैं उस कहावत की बात नहीं कर रहा था द्विवेदी जी। जी जी जी, चलिए मैं उमाशंकर जी से जवाब लूँगा। आपने कई बातें कही हैं। पहले मैं भट्ट साहब की, एक स्वतंत्र प्रेक्षक पत्रकार जो हमारे साथ हैं, उनकी टिप्पणी ले लेता हूं। आपने सुनी टिप्पणियां, दोनों बहुत संजीदा राजनेता हैं, एक अनुभवी उमाशंकर जी और एक युवा राजनेता, लेकिन बहुत ही संजीदा, और दोनों को ठहर के सुनने का आनंद अलग ही है। आप किस तरह देखते हैं ये जो लड़ाई है, इसमें मुद्दे भी शामिल हैं, विश्वासघात की तथाकथित कथाएं भी मिली हैं, और एक तरफ एक ऐसी बीजेपी है जिसको मालूम है कि अगर आप कहीं कमज़ोर भी हैं तो उस कमज़ोरी को कैसे कवर अप करके आप आगे बढ़कर उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी कांग्रेस है जो लड़खड़ाई है, निश्चित तौर पर लड़खड़ाई है। उसके साथी अभी भी उसके साथ हैं कि नहीं। अभी विंध्य के एक युवा विधायक को लेकर बड़ी चर्चा रही, समझा गया कि वो भी बड़े इसको लेकर एक्सप्लेनेशंस देते रहे। किस तरह आप देखते हैं ये पूरी जो जंग है कांग्रेस बीजेपी की? जी भट्ट साहब। जी जी, देखिए शरद जी, जब दो सेनाएं युद्ध में उतरती हैं तो सेनापति का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी सेना का उत्साहवर्धन करे। जाहिर तौर पे कमलनाथ जी ने जिस तरह की बात की है कि हम अगला जो विधायक दल की बैठक है वो राजभवन में शपथ लेने के बाद करेंगे, ये बात सही है कि अभी जो हवा है वो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस के पक्ष में है। लेकिन अगर उनके इस तरह के सर्वे और उनको जो फीडबैक मिल रहा है अपने लोगों से, अगर उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने साथियों का कॉन्फिडेंस और भी ऊपर करना चाहते हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो आपने तो देखा कि कांग्रेस के लोग लगातार बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं और उनको बाकायदा पदों से नवाजा जा रहा है। अभी सुमित्रा देवी को जरूर कुछ पुरानी आलोचनाओं के कारण उनको अभी कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन निकट भविष्य में मुझे लगता है कि उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इससे एक चीज़ जरूर हो रही है कि जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं उनके मन में ये बात आ रही है कि हमारे जो अधिकार हैं वो कांग्रेस से आए हुए आयातित लोगों को दिए जा रहे हैं।
तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को निश्चित तौर पे नुकसान होने की आशंका दिखती है। ये बात अलग है कि बीजेपी में जो विद्रोही होते हैं उनको अनुशासन का डंडा दिखा दिया जाता है और वो शांत हो जाते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि अजय विश्नोई बहुत मुखर थे, लेकिन उसके बाद अचानक वो शांत हो गए। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, इनमें दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरह से तो पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि शिवराज सिंह जी ने भी कह दिया कि दिल बहलाने को ये गालिब ख्याल अच्छा है, शेख चिल्ली की बातें। तो इस तरह के जो शब्दावली उपयोग में ली जाती है राजनीति में, बहुत साधारण सी बात है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये चुनाव में बीजेपी को फ़ायदा होने की उम्मीद इसलिए दिखती है क्योंकि इसके पास संख्या बल अभी ज़्यादा है। और अगर सितंबर तक चुनाव होते हैं, जैसा कि चुनाव आयोग ने संकेत दिया है, इस बीच कितने लोग इधर से इधर होते हैं, ये देखना बड़ा आवश्यक होगा, क्योंकि उस पे ही सारा दारोमदार है। क्योंकि इधर से उधर होने का मनोवैज्ञानिक लाभ क्या आप देखते हैं? कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें शामिल जी नहीं, बिल्कुल होता है। देखिए अभी राजस्थान में जिस तरह का द्वंद्व चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ता है आपके दल पे, कि वहाँ भी इस तरह की स्थितियाँ हैं, कब सरकार चली जाए कोई भरोसा नहीं। पायलट सरी का युवा नेता विद्रोह कर रहा है, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे युवा नेता ने विद्रोह किया और कमलनाथ जी की सरकार गिर गई। लेकिन इसके बाद भी अगर कमलनाथ जी इतना अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं तो निश्चित तौर पर उनके आत्मविश्वास की दाद देना पड़ेगी। चलिए, तो आप आत्मविश्वास की दाद तक ही सीमित अपने को कर रहे हैं। आगे की क्या चीज़ें मैं प्रियव्रत जी से ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि ये मुद्दे क्या हैं कांग्रेस के, ये मैं समझूंगा उनसे। लेकिन पहले उमाशंकर जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ। कई बातें की हैं प्रियव्रत जी ने और कुछ कटीली और चुटीली बातें भी उन्होंने की हैं। क्या क्या जवाब है आपके पास उमाशंकर जी? जी जी देखिए, प्रियव्रत जी बड़े सुलझे नेता हैं। मैंने उनके साथ काम किया है विधानसभा में, मैं उनको जानता हूँ, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन कांग्रेस को वास्तव में प्रियव्रत जी कह रहे थे कि हमें गिरेबान में झांक के देखना चाहिए शिवराज जी को। कांग्रेस को जरा देखना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी, कौन अध्यक्ष बनेगा, झगड़ा चलेगा, एक ही परिवार के पीछे चल रहे हैं, क्यों युवा लोग उनसे टूट रहे हैं। ये मेरा कहना है कि राजनीतिक आधार पर वो कह सकते हैं कुछ भी, हमने नहीं तोड़ा, लोग टूटे हैं। अब राजस्थान में टूट रहे हैं, सब जगह बेचैनी का माहौल कांग्रेस की युवा पीढ़ी में है। इस कारणों को समझना चाहिए, केवल ये मध्य प्रदेश की हालत नहीं है। और आप इन ग्राउंड रियलिटी का सामना करना नहीं चाहते हैं। यथा स्थिति में जो पार्टी को चला रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे कांग्रेस का इंटरनल मामला है, प्रियव्रत जी वो खुद जाने, लेकिन कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में किसी राजनीतिक दल में जो एक प्रमुख दल रहा हो, ये स्थिति बनना ठीक नहीं है। आखिर इसका चिंतन कहीं क्यों नहीं करती कांग्रेस कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसा व्यक्ति और उनकी पूरी टीम छोड़कर आई, या सचिन पायलट को विद्रोह करना पड़ रहा है, या जगह जगह युवाओं को अब कहीं बात चलती है कि प्रियंका जी को बना दीजिए, कहीं कह रहे हैं कि राजीव जी को फिर से बना दीजिए, कुछ पुरानी पीढ़ी की थी नहीं, सोनिया जी को ही रखिए। इस परिवार से हटकर तो कभी कुछ सोचने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उस परिवार में भी फैसला नहीं हो पा रहा है कि किस दिशा में कांग्रेस जाएगी। और अभी इस अंतर विग्रह से इतनी कांग्रेस घिरी हुई, फंसी हुई है कि कहीं वो इन बातों को देख नहीं पा रही है। क्यों लोगों में असंतोष बढ़ रहा है, कांग्रेस जनों में क्यों जा रहे हैं? आप ये आसान है, तोड़फोड़ हुई है, क्रय विक्रय हुआ है। शरद जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, 6 मंत्री रिजाइन कर रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो हम लोग काम करते हैं, देखिए साधारणतः मंत्री पद कोई छोटा पद नहीं होता। मुख्यमंत्री तो कई बिरले लोग ही सोचते हैं प्रदेश में 2-4-10 लोग की हम मुख्यमंत्री बने। वो छोड़कर अगर आ रहा है तो ये आत्मावलोकन की जरूरत जरूरी है। ये बात क्या है, इतना बड़ा पद छोड़कर क्यों आ रहा है? वो कांग्रेस करने को तैयार नहीं है, केवल हवा में बने रहने की बातें हैं। मुद्दे क्या है, क्या किया है, आखिर क्यों ये स्थिति बन रही है, इसका चिंतन उन्हें करना चाहिए। और आज भी मध्य प्रदेश में माननीय शरद जी, मैं कहता हूं कि कांग्रेस लगातार टूट रही है और टूटती जाएगी। क्योंकि भले ही कहते हैं कल इतने लोग थे, कल आज उतने हैं, और सब ने संकल्प दिलाया है और कसम खाई है और सब जाएंगे, लेकिन काय का सर्वे वर्वे है। ये जो विधायक आए थे, इन पे ही सर्वे कर लो आप, तो ही आपका भला है। प्रियव्रत जी, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि आत्मावलोकन की ज़रूरत ज़रूर है। भले ही कांग्रेस ये माने कि उसकी त्रुटि नहीं है,
और वो बीजेपी पर ये आरोप लगाए कि ये बीजेपी है जो उसको तोड़ रही है, लेकिन तोड़ रही है तो चरित्र की परीक्षा प्रलोभन आने पर ही होती है। ये बड़ा सुंदर और सुनहरा कोट है कि वो साधु क्या साधु है जिसके सामने कोई प्रलोभन ना आया। आपके साथियों के सामने प्रलोभन आया या उनको एक खेमे की तरफ से तोड़ने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन वो टूटते चले गए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जनता में भरोसा आपको यानी कांग्रेस को दिलाना होगा कि आगे जो भी और जैसी भी स्थितियां बने, लेकिन आपके भीतर टूट फूट नहीं होगी। आपके भीतर कांग्रेस से प्यार करने वाले, कांग्रेस संगठन से प्यार करने वाले लोगों का हुजूम उसको सामने आना होगा, सामने आना चाहिए। जी प्रियव्रत जी, आप भी उसी का हिस्सा हैं। जी 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 शरद जी, आपकी बात भी मैंने सुनी और मेरे बड़े भाई आदरणीय उमाशंकर गुप्ता जी की भी बात मैंने बड़ी ध्यान से सुनी। जी, मैं देश की परिस्थिति पे भी उनने कमेंट किया और प्रदेश की परिस्थिति पे भी उनने कमेंट किया। मैं प्रदेश के बारे में पहले विस्तार से बात करूंगा। सिंधिया खेमे का टूटना और सिंधिया जी का पार्टी छोड़ना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है, परंतु ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी हुई बात रही है। ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि सिंधिया जी के साथ कांग्रेस पार्टी में न्याय नहीं हुआ। सिंधिया जी के साथ न्याय हुआ, उनको सत्ता में हिस्सा भी मिला। उनके हिसाब से आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, एक बड़े इलाके में उन्हीं के हिसाब से संगठन के फैसले होते थे और उन्हीं के हिसाब से टिकट का वितरण होता था। और आज जिस प्रकार से उनने अपने आप को अलग किया, इसमें मैं नहीं मानता कि उसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को दोष दिया जाना चाहिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मुख्यमंत्री जी हर एक व्यक्ति की बात सुनते थे। उनके जो सोच थी वो मध्य प्रदेश को कहीं ज़्यादा आगे ले जाने की सोच थी, कहीं ज़्यादा विकसित करने की सोच थी। और जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, अचानक से 5-6 मंत्री वहाँ पे चले गए और उनके साथ कुछ 16 विधायक जो सिंधिया खेमे के थे, बाकी 3-4 विधायक और अन्य थे जो काफ़ी समय से बात मीडिया में भी आती थी उनके बारे में कि वो असंतुष्ट हैं पार्टी से, या वो असंतुष्ट हैं, पर असंतुष्ट किस बात से थे? असंतुष्ट इस बात से थे कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये इसका जनता से या प्रदेश के हित से कोई लेना देना नहीं था। ये महत्वाकांक्षाओं की बात थी कि हमें मंत्री पद मिल जाए, हमें राज्यसभा की सीट मिल जाए, हो सकता है केंद्रीय मंत्री का भी उसमें मामला हो, जो आने वाले समय में क्लियर होगा उपचुनाव के बाद में कि उस पैकेज में क्या क्या मामले हैं जो भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी के बीच में पैकेज हुआ है। तो ये इसका जनता से या मध्य प्रदेश के विकास से कुछ नहीं है लेना देना, इसका सीधा सीधा लेना देना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से है। और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उनके साथी सदस्यों को वो लेके गए अपने साथ और उनको वहाँ पे उनने मंत्री बनवाया, जो आप सामने आ गई बात। और भी 2-4 ज़्यादा बढ़ के आए हैं, कुछ पहली बार के विधायक भी मंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने के मुख्यमंत्री जो आज हैं शिवराज सिंह जी, उनने स्वयं ने कहा है कि शिव को तो विश्व पीने की आदत है, तो उनने विष भी पिया है। अब वो गले में अटका है कि शरीर में नीचे उतरेगा, ये तो आने वाले समय में मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम चलता है। पर इसका दोष कांग्रेस के संगठन को देना पूर्ण रूप से अनुचित है। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का मामला है और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें इन्वॉल्व रही है कि किस प्रकार से जिन जहाजों से इन मंत्रियों को, विधायकों को बेंगलोर ले जाया गया, उसका पेमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया। अगर कांग्रेस की अंतरकला थी तो हवाई जहाज का पेमेंट भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? अगर आपका इस अंतरकला से कोई लेना देना नहीं था, आपने इस अंतरकला में आग में घी डालने का काम किया और शायद आग भी लगाने का काम भी किया और कहीं ना कहीं सौदेबाजी की मध्य प्रदेश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने की। आज 25-26 उपचुनाव हो रहे हैं शरद जी, कौन जवाबदार है इनका? क्या शासन का खर्चा नहीं हो रहा है? क्या टैक्स पेयर का पैसा खर्च नहीं हो रहा है? वो लोग तो वही लोग हैं जो इधर मंत्री थे, इस्तीफा देके उधर मंत्री बन गए। अब जो वो वापस चुनाव लड़ेंगे उसमें सरकार का पैसा खर्च होगा। तो आखिरकार नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो प्रदेश की जनता का हो रहा है और टैक्स पेयर के पैसे का हो रहा है। अगर उमाशंकर जी इतना इस चीज को मानते हैं तो पैसे जो खर्चा है वो भारतीय जनता पार्टी वहन करे। जो चुनाव का खर्चा है वो उन लोगों से वहन कराया जाए जिनने इस्तीफा देके वापस मंत्री पद कबूल लिया। जी
भट्ट साहब, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे? आपने सुनी प्रियव्रत जी की भी बात, उमाशंकर जी की भी बात, और एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में कि राजस्थान की तरह क्या कमलनाथ जी गहलोत साबित नहीं हो पाए मध्य प्रदेश में? जी चलिए, मुझे लगता है कि उनसे हमारा संपर्क टूट गया। मैं आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये सवाल ज़रूर लेकिन पूछा जाएगा कि क्या गहलोत जी ने जो चतुराई दिखाई उसके पीछे जो भी वजह हो, क्या उनके पास कुछ ज़्यादा विधायक थे, ये इस कारण संभव हुआ, या मध्य प्रदेश के घटनाक्रम ने उनकी सतर्कता बढ़ा दी? लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस की टिप्पणी पर बीजेपी का ये वार ज़रूर है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन ख्यालों से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं मैदान पर टक्कर लेने से, मैदान पर उतरने से। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मैदान पर कौन ख्यालों के साथ उतरता है और कौन इरादों के साथ उतरता है। ये चुनाव परिणाम के पहले का मंजर भी हमको बताएगा, और चुनाव परिणाम के बाद तो नतीजे आपके हमारे सामने होंगे ही कि ये ख्यालों की टक्कर है या ये इरादों की टक्कर है। नमस्कार।